नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ कर्जा इस यूट्यूब चैनल में। काफ़ी लंबे समय के बाद व्हाइट बोर्ड पर वीडियो में आपके सामने लेकर के आया हूँ। जैसा आप देख रहे थे, मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया था। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत मैंने जो पिछला वीडियो था वो मैसूर का मैंने बनाया था। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं बंगाल को लेकर के आया हूँ आपके सामने। बंगाल से संबंधित जितनी जानकारियाँ होंगी उनको हम बताएँगे। इतिहास में भी वर्तमान में भी बंगाल जो है कह सकते थे कि राजनीति के दौर में आप देखेंगे बंगाल की महत्ता पहले भी थी, आज भी है। तो उसी दौर में देखेंगे कि आखिर बंगाल में क्या स्थिति थी जब बंगाल एक कह सकते थे एक स्वतंत्र शासक की तरह यहाँ पर आने वाले जो यहाँ के नवाब थे वो स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगे और कह सकते थे उन्होंने मुगलिया सल्तनत से एक तरीके से बिल्कुल कन्नी काट ली, अपना अलग ही मार्ग पे चलने लगे। उसी दौर में अंग्रेज़ों का जिक्र भी आएगा। अंग्रेज के साल में उसमें दौर में देखेंगे तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इन सब युद्धों की भी हम बात करेंगे और पूरा आपको विस्तृत रूप से इसमें जानकारी देंगे। इस वीडियो में आपको बंगाल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। हाँ, इसमें प्लासी के युद्ध का मैं जिक्र ज़्यादा नहीं करूंगा। प्लासी के युद्ध के बारे में जो जानकारी होगी वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्लासी के युद्ध के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो आइए देखते हैं आज का जो मेरा वीडियो है बंगाल के नवाबों की बात करेंगे। शासक कौन कौन से सबसे बात करेंगे। सबसे पहले शासक आता है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां की अगर जो हम बात करेंगे तो बंगाल का पहला नवाब था। जो इसकी उपलब्धताओं की बात करेंगे तो ये सबसे पहले जो फर्रुख शेर ने इसको क्या किया था, अपना सूबेदार बना रखा था, अपना सूबेदार बनाया। लेकिन इसकी जो मतभेद थे अजीमुस्सान के साथ में हो जाते हैं। अजीमुस्सान वही है जो औरंगजेब का पोता है, उससे क्या हो जाता है इसके मतभेद वगैरह होते हैं अजीमुस्सान के। तो जिसकी वजह से क्या किया इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर दी। जितने फैक्ट बता रहा हूँ उनको आप भूलिएगा नहीं। बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, मुर्शिद कुली खां की बात मैं पहले कर रहा हूँ। बात करेंगे तो अजीमुस्सान से इसके मतभेद हुए। राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, मैप में देखेंगे तो ढाका ये आप ढाका देख रहे हैं और मुर्शिदाबाद ये है। हुगली नदी के किनारे पर देखेंगे तो मुर्शिदाबाद पड़ेगा। तो ये मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद इसने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस दौर में अब देखेंगे तो फर्रुख शेर ने जब इसको बंगाल का सूबेदार बनाया था तो इसको उड़ीसा की भी दीवानी या कहीं इसका शासक अधिकार क्षेत्र इसको उड़ीसा का भी दे दिया। पहले बंगाल का था। बंगाल के साथ साथ में जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये क्या है, ये उड़ीसा है और ये बिहार है। तो बंगाल के साथ साथ इसको उड़ीसा की भी कह सकते थे दीवानी दे दी गई, उड़ीसा का भी इसको शासक बना दिया गया। लेकिन इसने कई सारे कार्य भी किए। इसने तकावी ऋण की बात की, किसानों को ऋण दिया, लेकिन उसकी वसूली की प्रक्रिया को काफ़ी ज़्यादा कठिन बना दिया। मतलब कहने का मतलब वसूली जितना पैसा दिया जाएगा उसको कड़ाई के साथ उसकी वसूली भी की जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अगर जब पैसा दे दिया जाता है तकावी ऋण के रूप में दे दिया गया, किसानों की उपज बढ़ी और उसका फिर अगर जो पैसा वो नहीं देते थे तो उसके राजस्व में घाटा भी होता था। इस वजह से इसने तकावी ऋण तो दिया। तकावी ऋण के बाद में उसकी जो वसूली थी उसने भी उसको कड़ी तौर पर इसको वसूली की। तो ये इसकी सब कह सकते थे उपलब्धियाँ रही हैं। बाकी मुर्शिद कुली खां के बाद में जो शासक बनता है वो है शुजाउद्दीन। ये शुजाउद्दीन जो बनता है इसकी कोई ख़ास उपलब्धियां नहीं है। इसके काल में बिहार का भी कार्यभार जो था वो इसके अधीन तक आ गया था। मुर्शिद कुली खां को बंगाल के साथ साथ उड़ीसा तो मिल गया था लेकिन इसको बिहार नहीं मिला था। तो इसलिए इसको जो हम देखेंगे तो शुजाउद्दीन है, इसको बिहार के साथ साथ उड़ीसा, बंगाल तीनों मिल गए थे। तो इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया था और इसकी कोई ख़ास उपलब्धि है नहीं। इसके बाद में आता है सरफराज। फिर जो शासक बनता है वो है सरफराज है। सरफराज की बात करेंगे तो सरफराज की उपलब्धि कोई ख़ास है नहीं। इसी के काल में इसका एक कह सकते हैं इसका अधीनस्थ प्राधिकारी है, इसके अधीनस्थ कार्यकर्ता कह सकते हैं, अधीनस्थ है इससे। उसने क्या किया, अलीवर्दी खां है, इसने क्या किया कि इसके सरफराज से काल में विद्रोह कर दिया। जब सरफराज के काल में विद्रोह कर दिया तो जब विद्रोह होता है तो उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। उस युद्ध में एक गिरिया का युद्ध हुआ। गिरिया के युद्ध में सरफराज मारा गया और सरफराज की मृत्यु के साथ में आप देखेंगे तो अलीवर्दी खां जो था वो विजयी हो गया और उसके बाद में जो बंगाल का नवाब है वो बन जाता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां की अगर जो हम बात करेंगे तो इसके काल में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था। इसने क्या किया था, 2 करोड़ रुपए जो थे वो मुग़लों को कह सकते थे कि अपने पद को स्थायी बनाने के लिए दे दिया था कि आप 2 करोड़ रुपया लीजिए, मेरा पद स्थायी बना दिए, घूस टाइप में दे दिया।
लेकिन फिर भी कहते हैं कि इसके बाद में इसने कभी भी मुग़लों को एक नाम मात्र की उनकी अधीनता के अंदर था, और उसने किसी भी तरीके से बाद में मुग़लों को कुछ भी पैसा वगैरह नहीं दिया। लेकिन ये मराठों से बड़ा परेशान था। मराठा इसके काल में खूब आक्रमण कर रहे थे, लेकिन उसी दौर में देखेंगे तो इन्होंने मराठों के एक दूत को अलीवर्दी खां ने मार दिया, तो मराठों के हमले इसके ऊपर बहुत बढ़ गए। इसलिए इसने क्या किया, मराठा जो हैं रघु जी हैं, उनसे इसने एक संधि की। उस संधि के तहत बात की गई कि हम उड़ीसा की जो चौथ वगैरह है, मतलब कि जो आमदनी वगैरह जो होगी, जो उसका होगा, तो टैक्स वगैरह के रूप में आपको हम देते रहेंगे, एक युद्ध वगैरह हमारे ऊपर मत कीजिए। आंतरिक कलहों से परेशान भी था, इस वजह से क्या किया इसने, उड़ीसा प्रांत की जो चौथ थी उसका कुछ हिस्सा वो रघु जी को अर्थात मराठा को देना मंजूर हो गया। इसके बाद में इसकी और भी उपलब्धि की बात करें, उपलब्धि तो थी नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों से बड़ा परेशान रहता था। अंग्रेज़ों से परेशानी के दौर में इसने तुलना कर दी मधुमक्खियों से अंग्रेज़ों की। परीक्षा में बार बार इससे संबंधित प्रश्न पूछता रहा है कि किसने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, तो अलीवर्दी खां ही था। इसने कहा कि अगर जो आप देखेंगे यदि छेड़ा ना जाए, यदि छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी, और अगर छेड़ा गया तो काट काट कर मार डालेंगी। ये तथ्य किसका है, ये तथ्य आप देखेंगे तो अलीवर्दी खां का ही है। दूसरा, इसके तीन पुत्रियां थी, जिनमें अलग अलग जगहों पर इनकी शादियां हुई थी। इसमें एक की शादी ढाका में, दूसरी की पटना में, तीसरी में पूर्णिया के नवाब के साथ इस तरीके से कर दी गई। लेकिन इसके जीवन काल में ही इसके तीनों दामादों की मृत्यु हो जाती है। फिर संकट की स्थिति बनती कि आखिर उत्तराधिकार बनेगा कौन, तो उसमें एक नाम आता है पटना का, जो मतलब इनकी जो पटना का जो नवाब था, जो जिसकी मृत्यु हो गई थी, मतलब इनका जो दामाद था, उसका पुत्र है सिराजुद्दौला। उसको ये बनाने की बात करते हैं। लेकिन सिर्फ सिराजुद्दौला के बनाने से ही तो बात चलती नहीं, बाकी लोग भी ऑब्जेक्शन करने लगे, प्रतिद्वंदी भी उत्पन्न होने लगे। एक बेटी थी इनकी जो घसीटी बेगम है, जो प्रतिद्वंदी हैं, जो ढाका के नवाब की कह सकते हैं विधवा है। पटना में इनकी जो बेटी थी उनका पुत्र सिराजुद्दौला। पूर्णिया का नवाब है, उसका जो बेटा जो मर गया, उसका बेटा कौन है, शौकत जंग है। ये सब सिराजुद्दौला के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला एक तरफ घसीटी बेगम, दूसरी तरफ शौकत जंग, तीसरी तरफ अंग्रेज़, ये सब सिराजुद्दौला के जो थे वो कह सकते थे प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। खैर आगे चल करके युद्ध हुआ, युद्ध की स्थिति में आपको बताएंगे। देखिए, सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया। जब सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया, तो बंगाल का नवाब बनाने से तो काम चलने वाला था नहीं। युद्ध होता है मनिहारी का युद्ध। शौकत जंग जो है वो मनिहारी का युद्ध होता है, जिसमें शौकत जंग खैर पराजित हो जाता है। लेकिन शौकत जंग का कहना था कि बंगाल का नवाब हमें बनाया जाए, तो वैसे तो नवाब बना नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस युद्ध में जब पराजित हो जाता है, शौकत जंग पराजित हुआ। मनिहारी का युद्ध 1756 को हुआ था, जिसमें शौकत जंग क्या हुआ, पराजित हो गया। इसी के काल में, सिराजुद्दौला के काल में आप देखेंगे जो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध भी चलने लगा था। उस सप्तवर्षीय युद्ध की अगर जो हम बात करेंगे तो यहाँ पर फ्रांसीसी और जो अंग्रेज़ थे अपने अपने कह सकते थे कोठियों का दुर्गीकरण करना शुरू किए, दुर्गीकृत करना शुरू कर दिए। तो इसने उन पर ऑब्जेक्शन किया। जब ऑब्जेक्शन किया तो ऑब्जेक्शन के इस दौर में हुआ है कि अंग्रेज़ तो मान गए, अंग्रेज़ नहीं माने, फ्रांसीसी मान गए, उन्होंने चंद्रनगर का नहीं किया। तो जब मान गए तो मानने के दौर में जो था, अंग्रेज़ तो माने नहीं। फिर यहीं से क्या होती है, पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, और पृष्ठभूमि कुछ ऐसी होती है प्लासी के युद्ध की। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती, फिर किसी के कहने पर, कहने का मतलब ये था इसने कई सारे अंग्रेज़ों का कत्ल भी करवा दिया। फिर यहीं पर एक नाम आता है हॉलवेल का। ये सब हम आपको विस्तृत रूप से प्लासी का युद्ध, जो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा नेक्स्ट डे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अंग्रेज़ों से मतभेद होता है और ब्लैक होल की घटना घटती है। हॉलवेल है, जेजेड हॉलवेल, उसने क्या किया कि एक काल कोठरी की घटना इसको कहते हैं। उसमें बोला कि एक काल कोठरी में इतने अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया। मनगढ़ंत कहानी लगती है, क्योंकि आप देखेंगे कि तत्कालीन समय के किसी भी इतिहासकार ने इसका जिक्र नहीं किया है। तो ये चीज़ कह सकते थे कि ये एक तरीके से मनगढ़ंत कहानी थी। इसके बाद में जब सब कुछ एक तरफ सिराजुद्दौला का पक्ष हो गया, दूसरी तरफ जो था अंग्रेज़ आ गए, तो दौर यही था कि संधि की जाए, क्योंकि अंग्रेज़ अभी युद्ध लड़ना चाह नहीं रहे थे, इसलिए एक संधि होती है। उस संधि को बोलते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर कलकत्ता का ही नाम था, जिसको सिराजुद्दौला ने बदल दिया था।
अलीनगर की संधि जब होती है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में होती है, इसमें इसने अंग्रेज़ों को दुर्गीकृत करने की अनुमति दे दी, सिक्के ढालने की भी अनुमति दे दी। अब अंग्रेज़ों के सिक्के जो थे वो बंगाल में भी ढलना शुरू हो चुके थे और यहीं पर क्या हुई कि लेकिन अब अंग्रेज़ उतने से मानने वाले थे नहीं। उन्होंने कहा कि अभी हम सिर्फ सिक्कों से काम चलेगा नहीं, अब वो आगे चल करके और भी क्या क्या साजिशें रचना शुरू की, क्योंकि और भी उनको व्यापारिक छूट वगैरह चाहिए थी, शासन प्रशासन भी चलाना था और किसी भी तरीके से वो सिराजुद्दौला को हटाना चाहते थे क्योंकि वो उनके लिए खतरा था। इससे पहले सिराजुद्दौला ने कई सारे अंग्रेज़ों को मार भी दिया था, तो अंग्रेज़ों के मन में भेदभाव भी था। इस वजह से क्या हुआ, जब बात पता चलती है क्लाइव को कि यहाँ पर अंग्रेज़ों को मार दिया गया, खदेड़ दिया गया, हुगली नदी के मुहाने पर एक द्वीप पर भेज दिया गया है, तो इस वजह से मद्रास से जो है यहाँ पर आता है कौन, क्लाइव आ जाता है। फिर क्लाइव क्या करता है, मीर जाफ़र को पद की लालसा देता है। प्लासी के युद्ध के टाइम पे कहता है कि आप हमें, ये मीर जाफ़र जो है ये सिराजुद्दौला का ही कह सकते हैं, एक प्राधिकारी उसका अधीनस्थ है, उसको सेनाधिकारी कह सकते हैं। इसको लालच दे दिया कि आप अगर जब सिराजुद्दौला को अंग्रेज हटाएंगे तो हम आपको क्या करेंगे, आपको एक अच्छा खासा पूरा एक आपको नवाब बना देंगे और नवाब बनाएंगे तो आपको बहुत पैसा वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये मीर जाफ़र जो है ये धोखा दे देता है। प्लासी के युद्ध में जो है वो सिराजुद्दौला हार जाता है और फिर मीर जाफ़र जब जीतने के बाद में मीर जाफ़र को जिसको सत्ता सौंप दी जाती है और ये क्या बन जाता है, बंगाल का नवाब बन जाता है। बंगाल का नवाब 1757 से 1760 तक ये रहता है। इसने कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है क्योंकि ये पहला नवाब था जो अंग्रेज़ों के संरक्षण में बना था, अंग्रेज़ों ने बनाया था, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया प्रथम नवाब था। लेकिन इसकी अंग्रेज़ों ने इससे इतनी लालसा रख ली थी, इसको इतने ज़्यादा इसके ऊपर टैक्स, इतना पैसा इनको देना है, इतना पैसा इनको देना है, पैसा कुछ आमदनी का स्रोत तो था नहीं। इस वजह से क्या हुआ, इसने अपनी सत्ता जो थी वो त्याग दी। जब सत्ता त्याग दी तो इसका दामाद है मीर कासिम, वो लपक लिए तुरंत सत्ता को, उनको लगा कि हम बन जाते हैं, तो मीर कासिम सत्ता ले लेते हैं। और मीर कासिम के काल में क्या था कि थोड़ा सा आंतरिक कलह वगैरह भी थी, उसको लगा कि हमारे काल में भी तो इसको लगा कि मुर्शिदाबाद में थोड़ी समस्या बढ़ रही है, इसलिए इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से उठा के मुंगेर ही ट्रांसफ़र कर दी। मुंगेर गंगा नदी के दक्षिण में स्थित बिहार में है, तो याद रखिएगा मुंगेर, देखिए मैप में मैंने बना रखा है मुंगेर। पूर्णिया ये है, पटना ये, अवध का क्षेत्र ये है, ये मुंगेर है, प्लासी ये है, देखिए हुगली नदी के किनारे पर प्लासी स्थित है नदिया जिले में, तो याद रखिएगा। और ये मुर्शिदाबाद ये है। तो इसने जब राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र की, लेकिन इसने कुछ सुधार भी किए, आप मतलब उपकर भी लगाया और जो अधिकारी थे उनकी सैलरी कुछ कुछ काट करके एक कह सकते थे खिचड़ी जमा इकट्ठा किया, और ये सब इसके काम थे। लेकिन इसके काल में अंग्रेज़ों के संरक्षण में एक नाम आता है राम नारायण का, बिहार का सूबेदार है राम नारायण को। उसको ये क्या करता है, अंग्रेज़ों से कहता है हमें दे दो, अंग्रेज़ों ने इसको दे दिया। तो अंग्रेज़ों ने जब दे दिया तो इसने क्या किया, राम नारायण की हत्या कर दी। बस यहीं से अंग्रेज़ों में मनमुटाव की स्थिति बनती है और यहीं से बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। दुर्गीकरण को लेकर के अनेक कन्फ्लिक्ट दोनों में स्टार्ट हो जाता है, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में बक्सर का युद्ध वगैरह यहीं से शुरू हो जाता है। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर कासिम को हटा दिया, मीर कासिम को हटा दिया, बोल दिया कि हट गए, लेकिन अभी भी वो बना हुआ है, लेकिन पद से अपदस्थ कर दिया, औपचारिक रूप से अभी वो पद पे, लेकिन उन्होंने बना दिया फिर से मीर जाफ़र को। लेकिन ये भागते भागते चला गया अवध के नवाब के पास। अवध के नवाब के पास जब गया मिलने के लिए तो पता चला कि अवध नवाब से जब मिलने गया तो वहाँ पर जो अवध के नवाब थे वो शुजाउद्दौला थे। उन्हीं के घर पे पता चला कि पहले से ही जो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय पहले से ही बैठे हुए हैं। तो तीनों लोगों से मुलाकात हो गई, कहते नहीं जाते गए मिल गए कोई और। तो उसी तरीके से बात हुई कि एक काम किया जाए कि थोड़ा सा युद्ध लड़ा जाए, बक्सर का युद्ध हो। अब अंग्रेज़ों को हराना बहुत ज़रूरी हो गया, दुनिया भर की बातें हुई। इसमें तीनों ने क्या किया, एक सेना बनाई। एक तरफ शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, ये सब मिल गए और सोचे कि हराएंगे अब अंग्रेज़ों को। यहीं से आप देखेंगे अवध है, अवध मैंने यही बताया, बक्सर है, रेलवे स्टेशन भी बक्सर पड़ता है, बॉर्डर पे स्थित है यूपी और बिहार के। तो बक्सर में आप देखेंगे यहीं से क्या होता है, ये लोग अपनी सेना लेकर के जाते हैं, बक्सर का युद्ध सुनियोजित तरीके से हराया जाता है। मैं आगे की वीडियो में बक्सर की पूरी पृष्ठभूमि के साथ साथ पूरा विस्तृत रूप से बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी बंगाल के नवाब को बता रहा हूँ, इसलिए इसमें बक्सर का प्लासी के युद्ध में जाना भी सही नहीं, क्योंकि वो फिर इतर हो जाएगा और एक साथ सबको बता पाना संभव भी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में प्लासी का युद्ध बताऊंगा, उसके बाद बक्सर का युद्ध, बंगाल में द्वैत शासन,
पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। अब यहीं पे बक्सर के युद्ध में क्या होता है, 64 में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें अंग्रेज जो है वो विजयी हो जाते हैं, उनकी सत्ता जो थी पूरी तरीके से कह सकते हैं मुहर लग गई, अब अंग्रेज ही रहेंगे। अब इसके बाद में ये जो थे मीर जाफ़र अफर का टाइम पीरियड ओवर हो गया। फिर एक बनाए गए नजमुद्दौला। नजमुद्दौला अल्पवयस्क है, कुछ अधिकार उसके पास है नहीं। नजमुद्दौला को शासक बनाया गया। नजमुद्दौला को जब शासक बनाया गया तो ये सभी अल्पवयस्क था, इसलिए इसके सभी अधिकार अंग्रेज़ों के पास थे। जब अंग्रेज़ों के पास थे तो जितने भी इसके फैसले थे इसके पक्ष के, वो सब अंग्रेज ही लिया करते थे। इस वजह से जिसने क्या क्या, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई इसके काल में। 12 अगस्त 1765 को अवध के नवाब के बीच में जब संधि होती है, जिसमें आप देखेंगे तो शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला और क्लाइव के बीच में संधि की जाती है। इस संधि के दौर में होता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी जाएगी और साथ में कड़ा और इलाहाबाद नवाबों को दे दिया जाएगा। तो यही सब कहानी चलती है और यहीं से क्या होता है, बंगाल जो है धीरे धीरे अपने अंग्रेज़ों के पूरे अधिकार में आ जाता है। और यहीं से पूरी पृष्ठभूमि जो मैप में मैंने बनाया है यही पूरी तय होती है। यहीं से क्या होता है, पूरा सब कुछ डिसाइड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जब बात करेंगे तो प्लासी की बात करेंगे। प्लासी के युद्ध के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे कि प्लासी का युद्ध कैसे होता है, क्यों होता है। फिर बक्सर के युद्ध की बात होगी और उसके बाद में फिर बंगाल में द्वैत शासन की बात होगी। फिर हम अवध वगैरह के भी जिक्र करेंगे, अवध वगैरह के बारे में बताएंगे, अवध के नवाब की बात आएगी, सब कुछ पूरा विस्तृत रूप से होगा। तो आप लोग रेडी रहिए, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा प्लासी के युद्ध के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। आप लोग भी इसी तरीके से देखते रहिए, अच्छा है। जो मॉडर्न हिस्ट्री के कई सारे लोग बोल रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू की जाए, उस दौर में मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू हो गई है। बाकी जो मैं टेस्ट बना रहा हूँ वो टेस्ट वगैरह आते रहेंगे, उन टेस्ट को लेकर के किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं है। टेस्ट वगैरह आते रहेंगे, आप लोग अपना उनको भी देखिए। सुबह 11 बजे टाइमिंग टेस्ट की फिक्स रहेगी। आइए उनको अल्टरनेट डेज पे 2 दिन में या 3 दिनों में जैसा होगा टेस्ट की क्वेश्चन संख्या बढ़ाई जाएगी और आपके सामने टेस्ट आते रहेंगे। तो मिलेंगे कल सुबह, मतलब कल टेस्ट में तो खैर मिलेंगे ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।